ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो फिर से हम स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम कवर कर चुके हैं कहाँ तक, फ्रीक्वेंसी और उसके फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्मूला तक, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं वहाँ से ना। तो लास्ट वीडियो में थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने फ्रीक्वेंसी का, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन पढ़ा था, है ना। और उसी के बाद हमने फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया था, वेवलेंथ को डिफाइन किया था और वेव नंबर को डिफाइन किया था, है ना। सो अब हम बात करते हैं इन्हीं इसी फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस पर, ठीक है। सो पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखो, क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, मगर आपको बड़े क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं डरना है। जितना बड़ा क्वेश्चन अगर होगा थ्योरेटिकल, उतना वो ईजी होगा। सो इन्होंने क्या दिया हुआ है, 1.1368 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी दे दिया है, और क्या बोला गया है कि वेवलेंथ निकालना है। तो फ्रिक्वेंसी दिया हुआ और वेवलेंथ निकालना है, तो आपको रिलेशन पता है कि सी इक्वल टू म्यू लैम्डा होता है ना। और अगर सी इक्वल टू म्यू लैम्डा होता है तो बस क्या करना है आपको, स्पीड ऑफ लाइट, फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, वेवलेंथ निकल जाएगा। तो यहाँ भी इन्होंने क्या किया, इसी फॉर्मूले का यूज़ किया है, ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्योंकि ये किलो हर्ट्ज़ में दिया हुआ है, तो इसको आपको हर्ट्ज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने 10 की पावर 3 का फैक्टर यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। तो हमारा आंसर क्या मिल गया, 219.3 मीटर वेवलेंथ हो गया। पहला इस ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको वेवलेंथ दिया हुआ है, वॉयलेट कलर का वेवलेंथ दिया है 400 नैनोमीटर, और एक वेवलेंथ दिया है 750 नैनोमीटर। आपको इन दोनों फ्रिक्वेंसीज, सॉरी इन दोनों वेवलेंथ को आपको फ्रिक्वेंसीज में बताना है। तो फिर से सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, सी इक्वल टू म्यू लेमडा, है ना। और निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। सो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाय लेमडा। तो बस इन्होंने वही सी बाय लेमडा यूज़ किया। बट फिर से आपको यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 400 नैनोमीटर इक्वल टू, आप देखो यहाँ पे 10 की पावर -9 का फैक्टर मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर होता है। सो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ये हुआ 400 हर्ट्ज़ के लिए, और जो नेक्स्ट पार्ट इन्होंने किया है ये हो गया 750 नैनोमीटर के लिए, है ना। तो उन्होंने विजिबल स्पेक्ट्रम का रेंज बताया था, कहाँ से कहाँ तक, वॉयलेट कलर से रेड कलर तक, है ना। तो उन्होंने फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ से वेवलेंथ बताया हुआ था, हमें फ्रीक्वेंसी टू फ्रीक्वेंसी बताना था रेंज। तो ये रेंज हमें इस टाइप से फिर अपना फाइनल आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वेवलेंथ दिया हुआ है, वेव नंबर निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालना है ना। तो वेवलेंथ दिया है तो वेव नंबर कैसे निकलेगा, 1/λ से वेव नंबर निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, है ना। हाँ, अब दूसरे पार्ट में क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सी बाय लेमडा होगा, है ना। तो एक बार यहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा चेंज बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने अभी सी बाय लेमडा को हम क्या लिख सकते हैं, सी इंटू 1/λ लिख सकते हैं, है ना। तो अभी हमने 1/λ मतलब वेव नंबर कैलकुलेट किया था, तो उसी को डायरेक्टली आप स्पीड ऑफ लाइट में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो जो इस यहाँ पर आपको ये जो डिवाइड करना पड़ रहा है, ये 2 बार नहीं करना पड़ेगा, है ना। आप डायरेक्टली इस वेव नंबर को मल्टीप्लाई करो स्पीड ऑफ लाइट में, आपको सेम आंसर मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की, ठीक है। तो जो पार्टिकल नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो कौन बताता है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बताती है, ठीक है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के पहले हमें कुछ और दो तीन चीज़ें हैं वो पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसके बाद आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब हीट कैपेसिटी का टेम्परेचर के साथ चेंज होना, ठीक है। मेनली हमें फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट पे फोकस करना है, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, फोर्थ पार्ट और क्या आता है, लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रा मतलब वही कि कलर का और वेवलेंथ का अरेंजमेंट, दैट इज स्पेक्ट्रा, है ना। और लाइन स्पेक्ट्रा मतलब लाइन के फॉर्म में होगा। अब हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसने दिया था, मैक्स प्लैंक ने बताया था। उन्होंने क्या बताया, ब्लैक बॉडी क्या होती है,
ब्लैक बॉडी जो कंप्लीटली किसी रेडिएशन को, हर वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले और हर वेवलेंथ की रेडिएशन को इमिट करे, वो होता है ब्लैक बॉडी, है ना। सो आइडियल ब्लैक बॉडी क्या हुआ? परफेक्ट रेडिएटर और परफेक्ट एब्जॉर्बर, मतलब रेडिएट भी सब कुछ कर सकता है वो, सारी फ्रीक्वेंसी की लाइट, सारी फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ, सारी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन, और एब्जॉर्ब भी क्या कर सकता है वो, सारी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन और सारी फ्रीक्वेंसी की लाइट वो एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये होता है ब्लैक बॉडी। अब एक बार डेफिनेशन और देख लो। देखो ब्लैक बॉडी क्या होता है? एन आइडियल ब्लैक बॉडी विच इमिट एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन। वो आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होती है? जो इमिट और एब्जॉर्ब कर सकती है रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, सारी फ्रीक्वेंसीज की, है ना। और अगर सारी फ्रीक्वेंसी बुलाए मतलब सारी वेवलेंथ की। एंड एक और वर्ड यूज़ किया गया यूनिफॉर्मली, ठीक है। हाँ, कंटिन्यूसली जितना इंटेंसिटी का वो एब्जॉर्ब करती जा रही है वो करते जाएगी, ऐसा नहीं कि अभी थोड़ा सा या फिर थोड़ी देर बाद और किया जाएगा, नहीं, यूनिफॉर्मली एब्जॉर्प्शन और इमिशन होगा रेडिएशन का, ठीक है। ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी, ठीक है। और इस फिनोमिना को बोलते हैं जो एब्जॉर्बेंस और इमिशन हो रहा है ऑल फ्रिक्वेंसीज का, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमेना, है ना। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, तो कार्बन ब्लैक इसका एग्जाम्पल होता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी का, ठीक है। हम ब्लैक बॉडी बना भी सकते हैं। अब देखो ब्लैक बॉडी कैसे बनाएंगे? तो क्या किया जाए, एक होलो स्फीयर लिया जाए, जैसे ये लिया है, एक होलो स्फीयर लो और उसमें एक छोटा सा छेद कर दो, ठीक है। तो छोटा सा होल करने से क्या होगा, फिर रेडिएशन यहाँ से एंटर हुआ, अब वो अंदर ही अंदर टकराते रहेगा, है ना। हमें क्या लग रहा है कि भाई लाइट अंदर गया और एब्जॉर्ब हो गया, क्योंकि वो बाहर नहीं आ पा रहा है, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हाँ, तो इस तरह से वो क्या हुआ, एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं कि किस तरह ब्लैक बॉडी जो है टेम्परेचर के साथ में वेरिएशन होता है ना। तो एक चीज़ मैं आपको बीच में बताना भूल गया हूँ, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है आपको कि देखो जब हम आयरन रॉड को हीट करते हैं तो क्या होता है, वो लाल हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है। हाँ, पर अगर और भी हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे और उसको हीट करते जाएंगे तो एक टाइम आता है जब वो डल रेड में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद में वो और रेड होगा, उसके बाद क्या होगा, उसको फर्दर हीट करेंगे तो वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, और हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, है ना। मतलब क्या हुआ कि रेड हुआ और रेड से क्या हो गया, ब्लू हो गया फाइनली, है ना। अब हमें पता है कि रेड की वेवलेंथ जो होती है ज़्यादा होती है ब्लू से, है ना। मतलब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेवलेंथ क्या हो गई, कम हो गई, है ना। और टेम्परेचर बढ़ाया तो वेवलेंथ कम हो गई, मतलब किस तरह से डिपेंड कर रही है, इस तरह से इन्वर्सली डिपेंड कर रही है ना, कि मतलब मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाऊँगा तो वेवलेंथ क्या होती जाएगी, इमिशन का कम होते जाएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा वेवलेंथ की बात। अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी का, कि किस तरह से टेम्परेचर पे इंटेंसिटी डिपेंड करती है ना। तो देखो आपको एक एक करके ग्राफ देखना है, पहले इसको देखो कंप्लीटली समझो, उसके बाद दूसरे को समझना है, ठीक है। हाँ, तो एक टेम्परेचर मैंने T1 लिया, तो उस पर क्या होता है, जैसे जैसे मैं वेवलेंथ बढ़ाते जाऊँगा तो उसकी इंटेंसिटी इस तरह से पहले बढ़ती जाएगी, एक मैक्सिमम मैक्सिमम पॉइंट आएगा और फिर वहाँ से वापस डिक्रीज हो जाएगी। मैंने अगर T2 टेम्परेचर लिया है तो वहाँ भी यही होगा कि पहले तो इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम होगा और फिर वापस डिक्रीज हो जाएगी, है ना। अब बट देखो एक चीज़ है कि यहाँ T1 T2 दो ग्राफ से मैं क्या समझूँ, तो इन्होंने हमने भी क्या पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेवलेंथ कम होती है ना, मतलब T2 के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कम होना चाहिए। तो देखो मैक्सिमा पे देखो, यहाँ पे मैक्सिमा पे ये T1 पे वेवलेंथ करीब 1500 और T2 पे वेवलेंथ करीब 1000 के आसपास, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है तो देखो वेवलेंथ कम है। तो ये ग्राफ भी वही बता रहा है कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो मैक्सिमा जो करस्पॉन्डिंग मैक्सिमा वेवलेंथ है वो क्या है, कम है, ठीक है। बाकी इंटेंसिटी ग्राफ कैसे बनेगा कि इंटेंसिटी पहले बढ़ेगी, मैक्सिमम होगी और फिर अपने आप कम हो जाएगी। सो आई होप कि आपको ये ग्राफ भी समझ में आया होगा। हम्म? हाँ, अब हम बात करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की। तो प्लैंक ने क्या कहा कि जो एनर्जी का एमिशन है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, ठीक। कोई भी अगर बॉडी है और वो अगर एनर्जी इमिट कर रही है, ठीक है, या फिर एटम की बात करें, अगर वो एनर्जी इमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो कंटिन्यूस नहीं करता। वो कैसे करता है, डिस्क्रीट मैनर में करता है। कंटिन्यूस मतलब क्या कि लगातार निकलते रहे, लगातार निकलते रहे, और डिस्क्रीट मतलब थोड़ी देर निकला फिर रुका फिर थोड़ा निकला, ऐसे पार्ट्स में निकल, मतलब
छोटे छोटे पार्ट में एनर्जी निकलती रहे। तो उन्होंने उस छोटे पार्ट को क्या बोला, क्वांटम बोला। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है एनर्जी की उसको उन्होंने क्या बोला, क्वांटम। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि एनर्जी जो है इमिशन या एब्जॉर्प्शन क्वांटम के फॉर्म में होता है, मतलब क्वांटम हुआ सिंगुलर और क्वांटा हुआ प्लूरल। तो उन्होंने क्या कहा, क्वांटा के फॉर्म में एनर्जी का इमिशन और एब्जॉर्प्शन होता है। अब जो एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको हम फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर सकते हैं। तो वो उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया, ई एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ एच को हम क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और उसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। आपको ये वैल्यूज याद रखना पड़ेगा। अब ये जब थ्योरी इन्होंने दिया, एनर्जी के बारे में बताया, उसके बाद क्या प्लैंक ने फिर क्या कर सकते थे, उन्होंने जो अभी जो इंटेंसिटी का हमने ग्राफ देखा था ऐसे वाला, वो किसमें था, वेवलेंथ और इंटेंसिटी में था। ठीक है, जैसे वेवलेंथ और इंटेंसिटी में था वैसे ही हम फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में भी ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। उन्होंने एक और कंसेप्ट बताया क्वांटाइजेशन का। क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को अगर मैं इंटीजर के मल्टीपल में लिख सकूं, इसका मतलब है कि वो चीज़ क्वांटाइज्ड है। फॉर एग्जांपल कि देखो एच म्यू क्या एनर्जी है, तो उसको मैंने 0 का मल्टीपल, 1 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, 3 का, 4 का, ऐसे मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकता हूँ, इंटीजर के फॉर्म में, 1 2 3 4 के फॉर्म में, के मल्टीपल के फॉर्म में। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्वांटाइज्ड है। तो यहाँ मैंने एनर्जी को मल्टीपल के फॉर्म में लिखा तो हम क्या बोलेंगे, एनर्जी इज क्वांटाइज। ठीक है, अगर मैं कुछ और चीज़ की बात करता हूँ ना, चार्ज की बात करूँ, जैसे मैं एन क्यू के फॉर्म में लिख लूँ, 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू 4 क्यू, तो मैं क्या बोलूँगा कि चार्ज क्वांटाइज है। तो आई होप कि आपको क्वांटाइजेशन का मतलब समझ में आएगा। जिस चीज़ को भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं कि वो चीज़ क्या है, क्वांटाइज्ड है। ठीक है, हाँ। अब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किन्होंने किया था, हेनरिच हर्ट्ज ने किया था। ठीक है, और उन्होंने जनरली अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल पे ये काम किया था। ठीक है, हाँ। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब कि जरूर से इलेक्ट्रिसिटी बन रही होगी लाइट के थ्रू। तो हमें अब उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, ठीक है, इस तरह से सेटअप बनाया, बैटरी से कनेक्ट किया, एमीटर लगाया। अब यहाँ पर उन्होंने एक प्लेट रखा था, मेटल सरफेस, मेटल प्लेट। ठीक है, और इधर है डिटेक्टर। अब उन्होंने क्या किया, लाइट को मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करवाया। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, पहले कम फ्रीक्वेंसी का लाइट लिया, एक्सपेरिमेंट किया, उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर धीरे धीरे उन्होंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो एक फ्रीक्वेंसी आया जहाँ पे उन्हें क्या मिला कि जैसे ही उन्होंने लाइट को स्ट्राइक करवाया तो उससे क्या निकल के आता है, कुछ निकला, और डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया और यहाँ पर करंट मिला उन्हें। तो लाइट की हेल्प से उन्हें क्या मिल गया, करंट मिल गया। तो उसी इफेक्ट को उन्होंने नाम दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम पॉइंट्स की बात करते हैं कि वहाँ उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया। तो देखो, पहला ऑब्जर्वेशन उनका था, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इजेक्ट हो रहे हैं मेटल सरफेस से। क्योंकि देखो अगर करंट फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं मेटल सरफेस से, जैसे ही लाइट स्ट्राइक हुई सरफेस पर वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब उन्हें वैसे ही उसी टाइम पे क्या मिला, डिफ्लेक्शन मिला एमीटर में। सेकेंड पॉइंट उनका कहना है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले वो प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, मतलब जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी लाइट की उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उन्हें मिले। ठीक है, मतलब क्या, उतना ज़्यादा करंट उन्हें प्रोड्यूस हुआ। थर्ड पॉइंट उनका कहना है कि मैंने बताया आपको कि पहले उन्होंने कम फ्रीक्वेंसी का लाइट लिया, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर ऐसे बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो एक फ्रीक्वेंसी आया, उसको हम बोलते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिस पर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उन्हें ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसीज पे उन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हुआ था। तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ और जिस पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू नॉट से, इससे। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, सरफेस से इजेक्ट भी हुआ
और बाहर निकल के आया दूसरे में तो कुछ काइनेटिक एनर्जी भी रही, ठीक है। अगर मैं सिर्फ फ्रिक्वेंसी म्यू नॉट के बराबर ले लूँ तो उससे क्या हो रहा है कि हाँ इलेक्ट्रॉन बाहर तो आ रहा है लेकिन सिर्फ सरफेस पे रुक गया, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ठीक है। हाँ, और ये जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल रही थी ये फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनल थी, मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हाँ, तो अब हम ये बात करेंगे कि इस तरह से पहले क्या सोचा जाता था इसके लिए। और हाँ, पहले क्या था कि एनर्जी कंटेंट ठीक है, पहले क्या बोला जाता था कि ब्राइटनेस जो है एनर्जी पे डिपेंड करता है, मतलब इंटेंसिटी और एनर्जी का रिलेशन है ना। बट अब हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का रिलेशन है। हाँ, पहले क्या बोलते थे, ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ज़्यादा मतलब एनर्जी ज़्यादा, बट अब हम क्या बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, ठीक है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि पहले उनका ये कहना था कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी जो है वो ब्राइटनेस पर डिपेंड करती है, ठीक है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ब्राइटनेस पर डिपेंड करती है। बट अब हम क्या बोलते हैं कि ब्राइटनेस पर सिर्फ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं और एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाते जाऊँगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब देखो मैंने बात करी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की, है ना। तो अब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होता है उसको म्यू नॉट बोलते हैं, ठीक है। अब जब म्यू नॉट है और उसमें मैं एच मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो एनर्जी बन जाएगा, ई नॉट बन जाएगा ना, एनर्जी मिनिमम एनर्जी बन जाएगा। तो वही मिनिमम एनर्जी ये उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। और यहाँ पर ये सभी अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर एक ऑब्जर्व करना है आपको कि जैसे जैसे हम सीरीज़ में नीचे आए हेलिनाकी, ठीक है, इस तरह से सीरीज़ में नीचे आए लिथियम सोडियम पोटेशियम तक, तो क्या हुआ, वर्क फंक्शन बढ़ गया, वर्क फंक्शन कम हो गया। इसका मतलब क्या है कि कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट हो रहा है। और हाँ, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी यही कहता है कि डाउन द ग्रुप आते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाता है। तो जो ये आयनाइजेशन पोटेंशियल है इसको हम वर्क फंक्शन से रिलेट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही मैग्नीशियम कॉपर और सिल्वर का भी है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आइंस्टीन ने इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा और बताया, जो काइनेटिक एनर्जी और जो हम फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का रिलेशन दिया। और ये जो रिलेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, ठीक है। ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या किया, एच म्यू फ्रिक्वेंसी का लाइट यूज़ किया, है ना। तो कुछ एनर्जी है, एच म्यू एनर्जी है। अब क्या हुआ, कुछ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने में, सरफेस तक लाने में लग गया, है ना। जो एच म्यू नॉट है, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो एच म्यू नॉट जो है सरफेस तक लाने के लिए लग गया। अब जो एनर्जी बचा वो किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर से बताता हूँ, एनर्जी जो है उसका क्या हुआ कि एनर्जी एच म्यू एनर्जी यूज़ किया तो एच म्यू नॉट जो है इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में लग गया। अब जो बचा एनर्जी वो कहाँ हो गया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, म्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो हम यूज़ कर रहे हैं, और वी ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो उसकी काइनेटिक एनर्जी से करस्पॉन्डिंग है। सो आपको ये समझ में आया होगा। इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं और कई सारे बनते हैं, नीट जेई के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अभी देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्यूअल बिहेवियर मतलब यही हुआ कि पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। हाँ, कौन शो करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो ड्यूअल बिहेवियर भी शो करता है और पार्टिकल मतलब पार्टिकल बिहेवियर भी शो करेगा और वेव नेचर भी शो करेगा। अब वेव नेचर मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टी वेव नेचर को बताती है रेडिएशन की, जो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस है, ठीक है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो है वो वेव नेचर को बताती है, ठीक है। और अभी जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा वो पार्टिकल नेचर को बताती है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग साइंटिस्ट ने जो है
किसी ने ड्यूअल वेव नेचर बताया, किसी ने पार्टिकल नेचर बताया, तो उनके कोरिलेशन से क्या हुआ, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पता चला। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। प्रोपोगेशन के बारे में मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट। दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो भी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन होता है, ठीक है। हाँ, सो अब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जो प्लैंक्स कांस्टेंट का एनर्जी वाला एक्सप्रेशन था E इक्वल टू एच म्यू के न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। सो पहला प्रॉब्लम है, अच्छा अभी टाइम ओवर हो गया है, सो हम इन प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। आपको अगर कोई चीज़ और समझ में नहीं आती तो आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, और भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करो, मैं आपको उसके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।